हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, आज हम लोग शुरू करेंगे सेट्रिस पेरिबस के यूजेस क्या होते हैं। सो देर आर मेनली 3 यूजेस। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जानना है, तो उसके लिए बाकी सबको पहले साइड में कर दो और सिर्फ यही दोनों के ऊपर फोकस करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सेट्रिस पेरिबस को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यस, इकोनॉमिस्ट यूज सेट्रिस पेरिबस टू स्टडी हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल अफेक्ट द अनदर। एक की वजह से दूसरा कैसे चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस, वी कैन एक्सप्लोर हाउ रेजिंग द मिनिमम वेज इम्पैक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन। पैसा बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए बाकी सब चीज़ों को हम लोग ने साइड में कांस्टेंट कर दिया, अनचेंज कर दिया, सेट्रिस पेरिबस लगा दिया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसे बड़े बड़े जो मॉडल्स होते हैं वो बनाने के लिए भाई हर मॉडल के आगे एक जो स्टेटमेंट लगता है, दैट इज सेट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिस्ट कैन मैनिपुलेट द इंडिविजुअल वेरिएबल्स अपने हिसाब से, व्हाइल कीपिंग द अदर्स फिक्स। कुछ को फिक्स रख दो और बाकियों को चेंज कर दो। दिस, उसकी वजह से वो लोग एनालिसिस जो है ना वो थोड़ा सिंपल हो जाता है समझने के लिए। एंड पॉजिटिव एनालिसिस, वाइल सेट्रिस पेरिबस अज्यूम्स आइडल कंडीशन। ठीक है, कि भाई जो कुछ भी है ये ही एग्जिस्ट कर रहा है, रियलिटी एकदम आइडियल में ये ऐसा होता है, मतलब एकदम सपने सजाने वाली चीज कर देते हैं ये लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मैथोडोलॉजिकल पॉजिटिव फ्रेमवर्क बनाते कि बाकी सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हम इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा एक हेल्प करता है, बाकी सबको साइड में हटा के जिस पे फोकस करना है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। मैनी इकोनॉमिस्ट रिलाई ऑन सेट्रिस पेरिबस, कि अपना जो भी रिलेशन है इकोनॉमिक्स का उनको बताना है, उसके लिए सेट्रिस पेरिबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लॉ, कुछ जो बनाए गए हैं एज पर द लॉ, मतलब हम लोग बोलते हैं ना ये सेट्रिस पेरिबस की हेल्प से, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था 12th के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा जाता था अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। क्या लिखा जाता था? अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। इकोनॉमिस्ट से द लॉ ऑफ डिमांड डेमोन्स्ट्रेट्स, सेट्रिस पेरिबस उसमें आता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर इफ द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट एक्सीड्स द प्रोडक्ट सप्लाई, सेट्रिस पेरिबस प्राइजेस विल मोस्ट लाइकली राइज। अगर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई सेम है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो सीधी बात है प्राइस बढ़ने वाला है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर बोरोइंग। बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंसान कम बोरोइंग्स लेगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंसान ज़्यादा बोरोइंग लेगा। बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल लेवल एग्रीगेट्स। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, रिपोर्ट हाउ वेरिएबल इन्फ्लुएंस वन अनदर वाइल होल्डिंग एल्स द कांस्टेंट। बाकी सबको कांस्टेंट रखे एक की वजह से, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आएगा तो सीधी बात है लोगों के पास जॉब नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन आएगा। तो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट कर दी यहाँ पे इन लोग ने। फिर वो लोग बोल रहे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या कंसिडर कर रहे हैं कि प्राइस एंड आउटपुट रिलेशनशिप है। तो ये डेपिक्ट कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट आउटपुट कैसे रहेगा और प्राइस लेवल कितना मेंटेन रहेगा। फिर ग्रोथ थ्रू पॉपुलेशन एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। देखो भाई, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो सीधी बात है उनको प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ेगा। और दूसरा होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब सेविंग्स बढ़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ना। तो देखो, ग्रोथ अगर पॉपुलेशन का होगा, इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ लॉ हमको बताए गए हैं जिसके वजह से हमारे सेट्रिस पेरिबस को लागू किए बिना, मतलब एक फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखे बिना हमने ये लॉ मॉडल्स बना नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे हमको सेट्रिस पेरिबस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेट्रिस पेरिबस। तो यूजेस द साइंटिफिक मेथड अप्रोच। सो सपोज एन इकोनॉमिस्ट वांट्स टू प्रूव अ मिनिमम वेज कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई मिनिमम वेज की वजह से वेज कम मिल रहा है तो सीधी बात है अनएम्प्लॉयमेंट तो होने वाला है।
दैट इजी मनी कॉजेज इन्फ्लेशन। पैसा आपके पास जल्दी मिलेगा तो सीधी बात है आप खर्चा ज़्यादा करोगे तो उससे इन्फ्लेशन आने वाला। अगर ये प्रूव करना है, दे कुड नॉट पॉसिबली सेटअप 2 आइडेंटिकल टेस्ट, नहीं पॉसिबल हो सकता है। इंट्रोड्यूस अ मिनिमम वेज लॉ या ये सब चीज़ें, तो इसके लिए इनको सेट्रस पेरिबस अगर एप्लीकेबल किया ना तो ये सब चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएगी। साइंटिफिक मेथड से वो लोग ये लॉ बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। फिर लेवरेजेस द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही सीधा प्रोवाइड करते हैं हमको, ठीक है। सो द इकोनॉमिस्ट ऑल्सो अज्यूम्स एक्टर्स हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, डिमांड, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस वाले, सबके पास परफेक्ट डिसीजन होती है, ठीक है। और इनकरेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो उससे लूप होल क्रिएट होता है। इफ द मॉडल्स प्रोड्यूस्ड इन सेट्रस पेरिबस अपीयर टू मेक करेक्ट, उसका प्रेडिक्शन बराबर है, तो कब होगा? जब इन्फॉर्मेशन पूरी है सबके पास, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल कब होगा? जब जो भी एक्टर्स है उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एम्प्लॉयज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दैट कैन टेस्ट थियरीज, दिस कैन मेक अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रिकी। Circumstances might exist that make one model look correct लेकिन दूसरा मॉडल इनकरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अ ईयर लेटर दूसरा मॉडल करेक्ट बन रहा है लेकिन पहला वाला मॉडल इनकरेक्ट। द मेजोरिटी हाउएवर एक्सेप्ट द लिमिट्स ऑफ द सेट्रस पेरिबस असम्पशन, मैक्सिमम सब में एक चीज़ तो कंपलसरी ली जाती है, दैट इज सेट्रस पेरिबस। सो दैट फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो फिलोसॉफी बेस्ड है, मोर लाइक केमिस्ट्री एंड लेस लाइक फिलोसॉफी, ठीक है। उसके बाद आता है एनेबल्स द प्राइस डिस्कवरी एंड अदर इम्पॉसिबल सिचुएशंस, जो है हम लोग वो एनालाइज कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं। एज इकोनॉमिक्स कंपाइल डेटा फ्रॉम वेरियस सिनेरियो, स्टैटिक सप्लाई होता है, डिमांड चार्ट्स बनते हैं, तो यहाँ से हम लोग प्राइसिंग और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स की डिस्कवरी कर सकते हैं, जो सिचुएशन में इम्पॉसिबल है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं हम लोग। फिर इम्पॉसिबल सिनेरियोज जो है, जो हमको लगता है कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो सेट्रस पेरिबस के साथ वो जो इम्पॉसिबल भी होता है वो भी हम लोग एक बार स्टडी कर सकते हैं। विदाउट सेट्रस पेरिबस मैनी सिनेरियोज that are analyzed simply would not happen. For example, consider the situation where only one variable along a supply changes and all other variables remain static and unchanged. This situation would not be able to occur in real life अगर हम लोग सेट्रस पेरिबस एप्लीकेबल नहीं करते तो ये देखो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम लोग सेट्रस पेरिबस की हेल्प से इकोनॉमिक्स में मॉडल्स एंड लॉज या पॉलिसीज बनाते हैं। तो लिमिटेशन क्या है? तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक चीज नहीं है जिसकी वजह से अपने को चेंज हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपना फैक्टर्स वेरिएबल है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रियलिज्म तो इसमें लाना पॉसिबल ही नहीं है। रियल वर्ल्ड में तो चेंज होते ही रहते, भले हम कितना भी एज्यूम कर लें, लेकिन ट्रू सेंस में कभी भी ऑल अदर थिंग्स रिमेन इक्वल होता नहीं है। लेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स हर लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके आर्ग्यूमेंट आते ही जाता है, क्यों ये नहीं करना चाहिए, क्यों ये नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स है इतने सारे कि इसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते नहीं है। चैलेंज ऑफ होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट, बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, वो सारे चेंज होने ही वाले हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्क ब्लॉक देयर इज अ डेंजर, ये असम्पशन करने में डेंजर है कि भाई अपने को जो यहाँ से डेटा मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो फिर रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल ही नहीं होगा आपके लिए, उसका कोई बेस ही नहीं होगा, ठीक है। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, इसको अपोज किया है लोगों ने कि इट ओवरकम्स इम्पॉसिबल सिनेरियोज, ये ऐसी चीज बोल रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, ये भाई साहब सेट्रस पेरिबस उसके बारे में बात कर रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पे लाए गए हैं। यहाँ पे लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक भूल गए ये लोग, लॉजिकल वैल्यू लाए नहीं है, तो उसको डाइल्यूट कर दिया इन लोग ने। ओवर शेडो व्हाट शुड बी एनालाइज, जिस पे ध्यान देना है, मतलब जिसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, उसको भी इग्नोर कर डाला इन लोग ने। एक ही वेरिएबल देखेंगे हम, बाकी सारे वेरिएबल भाई तुम दूर रहो, कांस्टेंट रहो, लेकिन भाई वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे को एक्चुअल में रियल वर्ल्ड सिनेरियो जानना है तो मुझे वो फैक्टर्स भी स्टडी करने पड़ेंगे, तो भाई वो सबको तो इन लोग ने ओवर शेडो कर दिया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर ध्यान दे रहे, ठीक है।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इग्नोर्स ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ले रहा है क्या डिमांड? नहीं भाई, इनकम भी है, बहुत सारे और फैक्टर्स है। तो एक ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है वो भूल जाओ, नहीं भाई प्राइस होगा तो डिमांड होगा, बस ऐसा ही बोल रहे। तुम ह्यूमन नेचर भी देखो ना, ह्यूमन नेचर क्या बोल रहा है, उसको जरूरत है तो प्राइस कितना भी हो लेने ही वाला है वो। तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्यों तुम लोग कांस्टेंट रखोगे? इमोशंस भूल गए, ठीक है, जरूरत है मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ लेना है, हाँ तो कुछ भी हो जाए प्राइस मैं तो लेने ही वाला हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स तो आपने कंसिडर ही नहीं किए, ठीक है। इसके लिए सेट्रिस पेरिबस यहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। ये सारे क्रिटिक्स आए हैं इस सेट्रिस पेरिबस के। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार रिव्यू क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। व्हाट इज सेट्रिस पेरिबस असम्पशन एंड हाउ इज इट यूज्ड? जी हाँ, सेट्रिस पेरिबस बहुत डिटेल में हम लोग ने किया है। मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिस्ट यूज द सेट्रिस पेरिबस, फिर डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेट्रिस पेरिबस, इंपॉर्टेंस किया है। लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स अब भी करके आए हैं, यूजेस एंड लिमिटेशन अब भी करके आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज सेट्रिस पेरिबस मीन? तो नो चेंज इन प्राइस, ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट, बाकी सबको भाई कांस्टेंट रख दो। Why is the phrase all other things remaining constant important? क्योंकि it helps us to isolate, बाकी सबको, दो चीज़ों को छोड़ दो, उनको आइसोलेट कर दो और बाकी सबको हटा डालो। एंड स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हाउ टू वेरिएबल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ अदर आउटसाइड फोर्सेस, बाकी सब नहीं बीच में इंटरप्ट करने वाले, सिर्फ ये दोनों मिलके क्या रिलेशन उनका आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है। Ceteris paribus, all else constant, helps us to understand which of the following economic concepts, ठीक है, चेंजेस इन सप्लाई यस, चेंजेस इन डिमांड यस, इक्विलिब्रियम इन मार्केट यस, तो तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग सेट्रिस पेरिबस के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज सेट्रिस पेरिबस अलाउ अस टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? तो इट अलाउज अस टू इफेक्ट ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अनदर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोवाइडेड ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, बाकी सबको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। विच टर्म डिस्क्राइब्स द सिचुएशन वेयर वन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई और डिमांड चेंजेस while all other factors affecting demand and supply remain unchanged? भाई कब से यही तो बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस होता है। क्या होता है? Ceteris paribus. What does the author achieve by using ceteris paribus in economic analysis? तो उसको डिस्टिंग्विश करने मिलता है कि भाई ये एक तरह के लोग हैं, इन दोनों को साथ में रखो, बाकी सब चीज़ों को साइड में हटा दो। तो डिस्टिंग्विशिंग एन इफेक्ट ऑफ वन काइंड ऑफ अ चेंज फ्रॉम एनी अदर्स। Which term describes a situation where one determinant of supply or demand changes while all others remaining demand remain unchanged? So आता है सेट्रिस पेरिबस में, कब से मैं वही बताया जा रहा हूँ। What does ceteris paribus allow the economist to do when analyzing the relationship? तो वो हमको आइसोलेट करने देता है, ठीक है, दोनों के इम्पैक्ट एक दूसरे को, स्पेसिफिक वेरिएबल, बाकी सबको हटा दो, साइड में कांस्टेंट रख दो, ठीक है। Which of the following scenario best illustrates the use of ceteris paribus? So we are studying the effect of changing interest rate on consumer spending, कि भाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग पे कैसे इफेक्ट आएगा। इनकम को कांस्टेंट रख दो, एक और दो, तीसरे को साइड में रख दिया। Why ceteris paribus essential? So ये हमको जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसको सिंपल करने में हेल्प करता है, ठीक है। The term ceteris paribus suggests that you should consider the other factor may not be constant in the given situation. True. Economic theories or models enable us to predict or give the reasonable explanation economic variable because they simplify. सीधी बात है, simplify करते हैं। True. Ceteris paribus से isolate करते हैं impact, all others factors remaining constant. True. Ceteris paribus simplify करता है complex economic system को। True. Ceteris paribus simplify the economic models. It provides the knowledge rather than the precise prediction. नहीं चाहिए अपने को, knowledge चाहिए। True. Assumptions of ceteris paribus is important for determining the causation, cause जान रहे हम लोग और effect जान रहे, तो सीधी बात है। True. When analyzing markets, ceteris paribus assumption takes into account the human impact
नहीं भाई, वो ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं ले रहा है ना, क्योंकि इसने क्या बोला, सारे फैक्टर साइड में हटो, हमको सिर्फ एक ही फैक्टर से लेना देना है, बाकी सबको तो कांस्टेंट कर दिया, तो ह्यूमन इम्पैक्ट तो यहाँ पे ले रहा नहीं है, तो फॉल्स हो गया ये। इकोनॉमिक थियरीज एंड मॉडल्स डू नॉट एनेबल अस टू प्रेडिक्ट and provide reasonable explanation for economic variables. Q, because the assumption of ceteris paribus which simplifies the complex interaction. नहीं भाई, ये तो हमको अलाउ कर रहा है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे में स्टडी करने के लिए हमको अलाउ कर रहा है, तो इट शुड बी ट्रू, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ceteris paribus is useful in practice because it is challenging to, हाँ भाई ये डिफ़िकल्टी तो है रियल वर्ल्ड में कि हम लोग ये ceteris paribus को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, तो येस इट इज़ ट्रू। एज्यूमिंग ceteris paribus हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ चेंज इन वन फैक्टर की वजह से बाकी फैक्टर पे अफेक्ट होता है, लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, तो जी हाँ, हम ceteris paribus में ये ही स्टडी कर रहे हैं। तो येस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। हम लोग का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।